अ, अब तक हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ ग्रुप्स के एटम आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर मालूम करते हैं, जैसे कि इस लिथियम की। तो ये लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पहला शेल 1s2 होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ 1s2, और फिर आया 2s2 जिसमें जिसमें सॉरी 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा 2s1। तो कभी कभी आप फॉरन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल हीलियम जैसी होगी, बस इसमें मजीद एक इलेक्ट्रॉन यानी 2s1 शामिल कर दिया जाएगा। तो मैं लाइट ब्लू कलर में इस तरह से लिखूंगा, हीलियम 2s1। और दरअसल इसका मतलब यह है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी हीलियम की है, अलबत्ता इसमें सिर्फ एक और 2s इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया गया है। इसी तरह अगर आप इस आयरन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना चाहें तो ये सारा काम नए सिरे से शुरू करने के बजाय कि ये 1s1 2 फिर 2s2 और 2p6 है वगैरह, ये सब कुछ करने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि आयरन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन आर्गॉन जैसी है। ये आर्गॉन, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा ये, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये 4s2 है, 4s2। और फिर आपके पास हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा D6। और अब तक हमें मालूम हो चुका है कि जब हम D सब शेल में होते हैं यानी पीरियोडिक टेबल के D ब्लॉक में, तो हम पिछले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो क्योंकि हम चौथे पीरियड और D ब्लॉक में हैं, इसलिए हम तीसरे वाले शेल में इन इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, तो 3D6। आप ये भी पूछ सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को 4D सब शेल में क्यों नहीं भरा गया। तो मेरे ख्याल में शायद इसकी वजह एक इंट्यूशन है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर चीज़ें उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जैसी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। और यूं भी एटम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अगले ऑर्बिटल्स के दरमियान स्पेसेस भी बड़ी होती जाती हैं। और इसे मैं कुछ इस तरह से विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये पहला शेल कुछ इस तरह का होगा, और ये कुछ इस तरह का, और ये जो दूसरे शेल में भी हो सकता है। तो फिर p ऑर्बिटल की कुछ इस तरह का होगा, और ये, और उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन जो तीसरे शेल में होगा कुछ इस तरह के ऑर्बिटल में हो सकता है। तो ये तीसरा शेल, ये और फिर आप तीसरा s ऑर्बिटल भरेंगे। ये सिर्फ एक इंट्यूशन है। तो तीसरे शेल का p ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ ऐसे 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 और ऐसे, और ये ऐसे। और फिर आप पहुंचेंगे चौथे शेल में। तो ये मैंने बनाया चौथे शेल का s ऑर्बिटल जो इस तरह से होगा। और फिर फौरन ही अगला p सब शेल स्टार्ट करने से पहले याद दिला दूं कि आप D ब्लॉक में पहुंच गए। तो रुकिए, ये मैं आसानी के लिए कुछ लेबल्स लगा रहा हूं। ये 4s, ये 3s, ये 3p, ये 2p, ये 2s, और इसके अंदर ही 1s है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में कि D ऑर्बिटल को पिछले शेल में क्यों भरा जाता है, मेरा इंट्यूशन ये है कि जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पिछले ऑर्बिटल्स के दरमियान स्पेसेस भी बड़ी होती जाती हैं। तो इस 4s सब शेल को भरने के बाद 4s ऑर्बिटल ये रहा यहाँ। तो 4s को यहाँ बाहर भरने के बाद हम वापस पीछे की तरफ जाते हैं और 3D ऑर्बिटल भरते हैं। ये वाली खाली स्पेसेस यहाँ ये जगह भरते हैं। तो ये लोअर एनर्जी स्टेट है जहाँ इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, यानी पीछे तीसरे वाले शेल में। लेकिन जब आप ये कर चुकेंगे तो आप आगे बढ़कर 4p ऑर्बिटल जाने के लिए तैयार होंगे, जो शायद कुछ इस तरह का हो, इस तरह का दिखाई देता हो। तो आप इलेक्ट्रॉन एक और सब शेल में इलेक्ट्रॉन का एक और सब शेल में जाएगा जो कि चौथा शेल है। बजाय इसके कि अब इसे 3D ऑर्बिटल्स में भरा जाए, जाहिर है कि अब ये बीच वाली स्पेसेस भर चुकी हैं, और जैसे जैसे एटम
और बड़ा होता जाएगा तो शेल्स के दरमियान जगह भी बड़ी से बड़ी होती जाएंगी। इसलिए जब एटम बहुत बड़ा हो जाता है तो हायर एनर्जी शेल्स के ऑर्बिटल्स में भी स्पेसेस बड़ी हो जाती हैं और इस तरह इनके बीच में एफ ऑर्बिटल्स की मजीद गुंजाइश बन जाती है यहाँ। तो इस बारे में मेरा इंट्यूशन यही है, यानी इस वक्त जब हम एटॉमिक स्केल पर डील कर रहे हैं तो कम से कम मेरे लिए इसको समझने की बेस्ट लॉजिक यही है। खैर ये सवाल तो यूं ही बीच में आ गया था कि जब हम डी ऑर्बिटल में होते हैं तो हम उसे एक शेल पीछे ले जाकर क्यों भरते हैं, वरना हमें असल काम कुछ और करना है। तो हम बात कर रहे थे आयरन की, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जान सकूं कि सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम के केस में आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा आपका आउटर मोस्ट शेल। और आयरन के केस में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखिए आउटर मोस्ट शेल नंबर वही होता है जो उस पीरियड का नंबर होता है, और ये रहा आयरन का आउटर मोस्ट शेल। तो अगरचे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन्हें पिछले शेल में भरा जाएगा और इनके ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी चौथे शेल वाले, और यही इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये हुए 2। ये 2 सबसे बाहर वाले शेल में होंगे और इन पिंक वालों में से किसी के लिए भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे इस डी ब्लॉक में। तो आप किसी भी पीरियड में हो, जैसे कि इस 5वें पीरियड में, तो ये होगा 5s1, फिर 5s2, फिर आप 4d ऑर्बिटल भरेंगे। और लेकिन जब हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जो यहाँ 5वां शेल है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, ये 2 2 2 2। तो इस चौथे पीरियड वाले सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट शेल 4s2 ही होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पिछले शेल में होंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस वाले ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से और कितने होंगे? जब मैं ग्रुप कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि पीरियोडिक टेबल में कॉलम, और जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक का एक खास पैटर्न है। जैसे कि इस पहले ग्रुप के हर एलिमेंट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। यकीन नहीं आता हो तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी 1s1 ही होगा। वैसे भी हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, और इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के लिए भी ये दुरुस्त है। फिर इनमें दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन वालों के लिए आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। खैर अब हम डी ऑर्बिटल्स एक शेल पीछे की तरफ भरेंगे, और जब आप डी ऑर्बिटल्स भर चुके होंगे, मसलन चौथे पीरियड में, तो हम 3d ऑर्बिटल्स भरेंगे और इसके बाद चौथा शेल भरना शुरू करेंगे। और इस p ब्लॉक में 3, ये मैंने लिखा 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे। यहां ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर ये 4 5 6 7 और 8। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर कर लीजिए। जैसे कि ये Sn, पता नहीं ये सेलेनियम है या कुछ और है, तो इस Sn की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन जैसी ही होगी जी, ये वाला क्रिप्टॉन Kr। तो इसे हम यूं लिखेंगे, इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में मैं बाद में भी मालूम कर सकता हूं, लेकिन इस तरह मेरा काम तेज हो जाता है कि ये लिखा मैंने Kr। तो उस Sn में क्रिप्टॉन जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन, ये 5 5s2, और फिर एक शेल पीछे जाकर d ऑर्बिटल भरा जाएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा ये होंगे 4d10, और फिर p ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जो कि 5वें शेल में होंगे, तो 5 5 p2। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? तो ये होंगे ये वाले, और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा जरूर है, लेकिन ये पिछले शेल ही में रहते हुए ज्यादा एनर्जी के मालिक रहेंगे। लेकिन जहां तक रिएक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक है, तो ये 5s और 5p वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ केमिकल रिएक्शन करने में इस्तेमाल होंगे। और ये देखिए, यहां भी हमने 4 सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही लिखे थे, और क्योंकि आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शंस में
अहम होते हैं, इसलिए नोटेशन की शक्ल में हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में आप इस तरह लिखेंगे, यहां हम सिर्फ आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये मैंने लिखा, ये H और उसके बाद ये H इसके बराबर में एक डॉट डाल दिया। तो हम इसे दोनों सूरतों में लिख सकते हैं कि बस इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब आयरन की तरफ आता हूं, तो यहां मेरे पास सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें मैं इस तरह लिख सकता हूं, एक पेयर यानी जोड़े की शक्ल में इस तरह। अब मैं ये SN लेता हूं जो शायद सेलेनियम, खैर अब मैं कार्बन पर काम करता हूं। कार्बन में मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस तरह। और अगर मैं इनके जोड़े नहीं बनाना चाहता तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये अच्छा हो गया और अब ये दूसरी चीजों से रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है? मुझे पता ये चलता है कि जैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है और इन नीले वाले एलिमेंट्स में, नोबल गैसेस में, इन पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इन सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे इससे कैसे मालूम होगा कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो पता ये चला कि सारे एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं और ये नंबर बहुत अहम है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और यही किसी एटम के लिए सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये किसी एटम के लिए एक बेहतर एनर्जी स्टेट है। और अब ये नंबर 8 ही क्यों है? तो मेरा ख्याल है कि 8 दरअसल एक फंडामेंटल नंबर है जो नेचर में बड़ी अहमियत रखता है, और इस बारे में ये ख्याल है मेरा कि शायद इसके साथ इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई ना कोई कनेक्शन भी जरूर है, क्योंकि इस तरह वो आपस में ज्यादा बेहतर तौर पर रेजोनेट कर सकते हैं। खैर, और शायद वो किसी तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी अच्छी तरह रह सकते हैं। खैर, इस बारे में मुझे नहीं मालूम और शायद किसी को भी नहीं मालूम कि ये 8 ही क्यों। शायद ये बात एडवांस लेवल फिजिक्स में आपको या केमिस्ट्री में आपको क्लियर हो जाए। तो अब एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। तो सवाल यह कि आप किसी एलिमेंट मसलन पोटेशियम से डील कर रहे हो, तो पोटेशियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इसी तरह आपके पास ये क्लोरीन है, ये वाला येलो में, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में हैं। तो आपके ख्याल में क्या होगा अगर पोटेशियम और क्लोरीन को साथ साथ या करीब करीब रख दिया जाएगा? क्लोरीन के पास सबसे आसान रास्ता यह है कि वह अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, क्योंकि इसके पास पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बड़ी बेचैनी से एक इलेक्ट्रॉन हासिल यानी गेन करना चाहेगा। इसी तरह पोटेशियम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना चाहेगा, लेकिन इससे ज्यादा आसान यह है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तब इसका आउटर मोस्ट शेल चौथा नहीं बल्कि तीसरा शेल रह जाएगा। तो इसके तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जैसी नजर आएगी। और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाए तब वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो अगर आप पोटेशियम को क्लोरीन की मौजूदगी में रखें तो क्या होगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से छलांग लगाकर क्लोरीन के पास भागने के लिए बेचैन होगा, ताकि इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं। और पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद क्लोरीन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और इस तरह, और इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जैसी हो जाएगी। तो अब जरा इमेजिन कीजिए कि ये ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पर है, इसे मैंने अल्कली मेटल्स कहते हैं। इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इसमें हाइड्रोजन के सिवा पूरे कॉलम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करना चाहते हैं और इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, खासकर जब आप इन्हें इन येलो कॉलम वाले एलिमेंट्स से रिएक्ट करवाएं। ये पीले वाले एलिमेंट्स, इन्हें हेलोजेंस कहते हैं, और ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स झपटना यानी लेना चाहते हैं ताकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। और ये वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इनमें सिर्फ हाइड्रोजन शामिल नहीं, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतना बेचैन नहीं होता। तो ये बात कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, हाइड्रोजन और हीलियम के सिवा बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए सही है। और वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में
सिर्फ एक ही शेल होता है और ये इन्हीं के साथ खुश हैं। अगरचे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन ये इतना ही एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। दोनों केसेस में ये खुश होगा क्योंकि दोनों सूरतों में इसका पहला शेल फुल हो जाएगा, मगर ये बाकी सारे अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत बेचैन है। तो जब केमिस्ट्री में लोग मेटालाइक नेचर की बात करते हैं तो असल में इसका मतलब भी यही होता है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कितना बेकरार है। बहरहाल अब मेरी वीडियो का वक्त एक बार फिर पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।